हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35 होगा ओवरऑल। और ऐसे देखें तो ये 10वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो कि होगा ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो ये अगला प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया, तो वहां से आप जाकर पूरा एक वीडियो के साथ देख सकते हैं 35 प्रैक्टिस सेट। तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो हिंदी का दिया गया है, हिंदी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। पहले दिया गया कि अखबार में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। दूसरा है सरकार के राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। तीसरा है अधिसूचना में किसी को भी महोदया जैसा कोई संबोधन नहीं होता। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या गलत है। तो गलत वाला और डी ऑप्शन है, विकल्प ए और सी, और इसके बाद ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो है डी ऑप्शन। कौन कौन सा गलत है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है और तीसरा ऑप्शन गलत है। बाकी इसका जो अधिसूचना क्या होती है, परिभाषा क्या है, तो सरकार के राजपत्र यानी कि जो गजट होता है उसको राजपत्र हिंदी में कहते हैं। तो उसमें जो सूचना प्रकाशित होती है उसको कहा जाता है अधिसूचना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। असत्य वाला यानी कि गलत वाला पूछा गया था, तो गलत ए और सी है जो कि दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वीकृति पत्र में स्वीकृति पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वीकृति पत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया गया पहला, स्वीकृति पत्र सरकार की ओर से संबंधित विभाग को लिखे जाते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। तीसरा, जिन मामलों में वित्तीय प्रावधान करने होते हैं उनकी पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति या राज्यपाल को लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे गलत वाला कथन जो है बी पार्ट ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। तो बाकी सारे सही हैं, तो गलत वाला ऑप्शन बी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक जीवन से जुड़ी सूचनाओं को कैसे सूचित किया जाता है। तो सार्वजनिक जीवन से जुड़ी सूचनाओं की हम बात करेंगे तो वो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस तरीके से हम सूचना दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस प्रकार के वाक्य मतलब प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना। तो इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। क्या होता है इसका अर्थ, कट जाने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। शर्मिंदा होना इसका अर्थ होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शर्मिंदा होने का अर्थ क्या है, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका अर्थ है शर्मिंदा होना, कट जाने का, और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया इसलिए ई पार्ट इसका करेक्ट होगा। चलिए, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। इस वाक्य में आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो आश्चर्य के स्थान पर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप देखिए अब समानार्थी शब्द यहाँ पे चारों पांचों ऑप्शन में दिए गए, पांचों ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन से वाक्य में इसका समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पांचों में अगर हम देखते हैं, पहला ए पार्ट, तो सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, तो ये तो सही है, आश्चर्य का समानार्थी शब्द अचरज होता है। दूसरा है, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ, तो यही गलत है। मनोरथ शब्द जो होता है वो अचरज का या आश्चर्य का क्या होता है, समानार्थी नहीं होता। तो यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। बाकी विस्मय शब्द जो कि इसका सही है, ठीक है। विस्मय शब्द क्या है, इसका समानार्थी होता है आश्चर्य का, और अचंभा भी होता है। आंसर आपका हो जाएगा इसमें फाइनली बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से क्या चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। इसमें से चंद्रमा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इसमें से अगर देखा जाएगा तो शशि जो दिया गया है सी पार्ट में यह है। अन्य शब्द इसके चंद्रमा के पर्यायवाची रजनीश होता है, ठीक है। शशि चंद्र इसका अन्य पर्यायवाची होता है। राकेश चंद्र जो है अंदर पर्यायवाची होता है। निराकर होता है, मयंक होता है, ये सभी चंद्रमा के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्धि पहचानना है, गलती पहचाननी है। आपके घड़ी में कै बजे हैं, यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया है, तो आपको इजी दिख रहा होगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। कै शब्द नहीं होता, ठीक है। कै शब्द के स्थान पर कितने शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। निम्नलिखित मुहावरे में बताना है उचित अर्थ। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है घबराना। क्या होता है, घबराना, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले प्रश्न में हमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। जैसे कि यहाँ पे रोग शब्द में रेखांकित किया हुआ, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? रोग शब्द का पर्यायवाची होता है इसमें से व्याधि। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहेंगे। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होता है कल्पनातीत। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। बाहें खिल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बाहें खिल जाने मुहावरे का सही अर्थ होता है, ये मुहावरा दिया गया, इसका सही अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। क्या होता है? प्रसन्न हो जाना, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? अगला प्रश्न है। अशुद्ध गुणवाचक विशेषण शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये पार्ट में दिया गया तुम दोनों यहाँ कैसे आए, तो ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पे यह मेरा कुत्ता है, फिर है ये एक नया इमारत है, फिर है कि इस भवन में 3 द्वार है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण विशेषज्ञ जो है विशेषण कहाँ पर अशुद्धि की गई, गलती कहाँ की गई है? तो अगर सी पार्ट देखें, नया नया शब्द जो दिया गया है ये क्या है? ये एक तरीके से अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया। यहाँ पे नई पर प्रयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है, नई, तो नई, ये एक नई इमारत ना कि नया इमारत है, तो गलती यहाँ सी ऑप्शन में किया गया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वो स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो यमुना के निकलने के स्थान को कहते हैं यमुनोत्री, और गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राई का क्या बनाया जाता है? यहाँ पे मुहावरा भरना है, तो राई का बनता है पहाड़। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राई का पहाड़ बनाना। ठीक है मतलब इसका अर्थ क्या होगा? छोटी सी बात को बड़ा बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है शुद्ध वाक्य? पहला, राघव अपने मामे के घर घूमने गया, तो देखिए मामा जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। रमेश आगरे गया था, ये भी गलत है, आगरा होता है। ठीक है, सीता पटने से आई, पटने नहीं होता, पटना होता है। डी ऑप्शन है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, तो इसमें सही रूप से लिखा हो, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है इनमें से। तो यहाँ पे अशुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। अब गलती कहाँ पर किया गया? तो गलती जो है अवलोकन करके देख जो लिखा गया है यहाँ की अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप से होता है अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर लिया, ना कि करके देख लिया है। तो गलती ये की गई थी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करें। ऐसा वाक्य बताना जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो, गलती हो। पहला, यह वही आदमी है जिसका पत्र परीक्षा में अव्वल आया है, तो ये तो सही है। ठीक है, इसमें संबंधवाचक जो सर्वनाम है सही रूप से लगा हुआ है। जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं, इसमें भी सही है। ये वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, ये भी सही है। मेरी वो किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो देखिए यहीं पर गलती की गई है, संबंधवाचक इसमें सही से संबंध नहीं बैठाया गया। संबंध यहाँ पे अगर देखा जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी यहाँ पे त्रुटि है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण, नानी खाती है, शीला सोती है, राधा के लंबे बाल हैं, करीम खेलता। तो यहाँ पे विशेषण सिर्फ इसमें प्रयोग किया गया है लंबे बाल, बाल की विशेषता बताई जा रही है किस प्रकार है, लंबे हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, लंबे शब्द बाल की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार विशेषण शब्द सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट में प्रयोग किया गया है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगला प्रश्न बताना है। तो सोरठा के प्रथम चरण में होती हैं 11 मात्राएं। ठीक है, छंद जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। सोरठा जो होता है अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, इसका पहला और तीसरे में होता है 11-11 मात्रा, और इसका दूसरा और चौथे में होता है 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो ये याद रखें। ये क्या होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है, दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं? इनमें से शब्द अलंकार की बात करेंगे तो इसमें रूपक नहीं होगा। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सभी शब्द अलंकार के प्रकार हैं। रूपक जो है वो अर्थ अलंकार का भेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 22 होगा।
रानी केत की कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। ये जो है कहानी है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है सैयद इंसा अल्लाह खां। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, इनमें से नरोत्तम दास की रचना इनमें से देखा जाएगा तो सुदामा चरित्र जो लिखा है इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, नरोत्तम दास की रचना है। बाकी जो लिखा गया है जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, हनुमान आटक, ये सभी जो है तुलसीदास की रचना है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह इनमें से बताना है। योजक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो योजक चिन्ह इनमें सी पार्ट हो जाएगा। ये जो प्रयोग किया गया है ये योजक होता है, ठीक है। ये डंडी जो प्रयोग किया है इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह होती है। बाकी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। चलिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण अगर हिंदी वर्ण वाला में वर्णों के भेद की बात करेंगे तो दो भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, दो। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। क्या होता है, स्वर और व्यंजन, ये दो भेद होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ई पार्ट इनमें से कोई नहीं। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं, इनमें से बताना है कि किसमें रा व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। रा व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें मात्र में है रा व्यंजन, मूर्धा में भी है, क्रम में है, मात्र भूम में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है रा ने प्रयोग करके यहाँ पर री का प्रयोग किया गया मात्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न में बताना है कि उस विकल्प का चयन करने जो यह बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही लिखा है, तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा इनका ए ऑप्शन करेक्ट। जयद्रथ वध की रचना किसने की है, जयद्रथ वध जो है किसकी रचना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती, द्वार, पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन 29 जो है आपको एक गद्यांश पढ़ना है और इसके बाद उत्तर देना है। गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, इस तरीके से है कुछ, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई। तो खेलों की दुनिया अगर हम बात करेंगे तो गद्यांश के अनुसार व्यावसायीकरण की चपेट में आ गई है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला, तो गद्यांश के अनुसार देखा जाएगा तो आईपीएल से मिला है, ठीक है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में जापान को ऐसे लिखा जाता है, तो ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है जापान, ठीक है, जापान, JAPAN, जापान को लिखा गया है KZPZO, इससे लिखा गया है। तो इसमें देखिए अगर हम जे से के आते हैं, ठीक है, जे से अगर हम के आते हैं तो +1 करेंगे, ए से जेड आएंगे तो -1 करेंगे, पी से पी आएंगे तो कुछ नहीं, 0 होगा, ठीक है। ऐसे तरीका है। ए से जेड आएंगे तो फिर -1 और NMNO, ए से अगर एन से ओ आते हैं तो +1 करते हैं। तो यही वाली जो विधि है हम किस में लगा देंगे, ग्रुप में लगा देंगे, GROUP। इसमें अगर हम इसमें +1 कर देंगे, इसमें -1 करेंगे, ये सेम ही उतर जाएगा, इसके बाद फिर -1, इसके बाद फिर +1। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, जी में अगर हम +1 करते हैं तो H हो जाता है, R में -1 करेंगे तो Q हो जाता है, O का O ही हो जाएगा, U में -1 करेंगे तो T हो जाएगा, P पे +1 करेंगे तो PQ हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया, HQO TQ। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। इस प्रकार हम ये लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया 3 कथन दिए गए हैं और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार सही है। कथन है सभी महासागर तेल हैं, ठीक है। सभी महासागर, मान लीजिए महासागर हो गया, ये क्या हो गया, सभी तेल हो गए, ठीक है। सभी महासागर क्या हो गया, तेल हो गया। अब सभी तेल दूध हैं, ये दूध हो गए सभी। इसके बाद क्या कह रहा है, सभी दूध पानी है तो सभी दूध को पानी कर देते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया कथन। पूछा क्या गया है कि कुछ पानी दूध है। अब दूध है जो यहाँ पर है, ठीक है, दूध कहाँ पर है, दूध वाला पोर्शन ये है, दूध है, ये दूध हो गया, और पानी ये पूरा पोर्शन है, ठीक है।
तो कुछ पानी दूध है, तो कुछ पानी दूध है जो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये इतना पोर्शन, ये जितना दूध है हरे में दिख रहा है ये पानी में भी है, तो इस प्रकार ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि सभी दूध महासागर हैं, सभी दूध महासागर, तो ये दो गलती है, ठीक है। दूध हरा पोर्शन है और महासागर इतना ही है, महासागर कितना ही है, इतना, तो सभी दूध तो महासागर नहीं हो सकता, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक निष्कर्ष निकलता है कथन के अनुसार, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि उस आकृति को चुनना है जिसमें ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब ये आकृति हम दिखाते हैं, यहाँ पे बना हुआ है ये इस प्रकार, इसमें बताना है कि ये आकृति जो है किस वाले ऑप्शन में बना गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए पार्ट में ये ऑप्शन जो बना हुआ है, जो आकृति दी गई है वो किस में बना हुआ है, ए वाले ऑप्शन में बना हुआ है, ठीक है। जो आकृति हमें दिया गया है कि ये आकृति किस में बनी है, तो ए वाले ऑप्शन में बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ 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 इस तरीके से बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि आर एम से लंबा है। कैसे लंबा है, आर एम से लंबा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया और एम जो है किससे लंबा है, पी से लंबा है। फिर इसके बाद कहा गया कि एस आर से लंबा है, फिर एच जो है कद में छोटा है, यू एन से लंबा है और एच से कद में छोटा है। तो इस प्रकार बताना है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। इनमें से सबसे लंबा कौन है ये हमें बताना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है कि आर एम से लंबा है, आर एम से लंबा है, तो मान लेते हैं एम से लंबा, तो एम हो गया इतना और आर हो जाएगा इतना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एम जो है पी से लंबा है, एम किससे लंबा है, पी से, तो पी हो जाएगा इतना, ये पी से एम लंबा हो गया। एस आर से लंबा है, तो एस आर से लंबा है तो उधर हो जाएगा, ये हो गया एस। इसके बाद कह रहा है कि एच पी से कद में छोटा है, तो पी से छोटा है एच, यानी कि एच क्या हो जाएगा, पी से भी छोटा हो जाएगा इस प्रकार, ये हो गया एच। यू जो है एन से लंबा है, एन से लंबा है यू, तो एन मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यू जो है किससे हो जाएगा, एन से लंबा। और एच से कद में छोटा है, मतलब यू जो है किससे लंबा है एन से लंबा है और एच से छोटा है, मतलब कि अगर हम ये बना देते हैं यू, ठीक है, जो कि एच से छोटा है और एन से लंबा हो, तो एन इस तरीके से हो जाए, इससे भी छोटा हो जाएगा। तो इनमें सबसे लंबा कौन है, तो इनमें सबसे लंबा आप देख सकते हैं एस है, तो एस यहाँ पे फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ पर दिया गया है, एस दिया गया है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। सुबह, अब सुबह जब सूरज की ओर चलेंगे तो सूरज जो सुबह होता है वो पूरब की ओर होता है, तो सूरज की ओर चलना एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर शुरू किया तो पूरब की ओर इस प्रकार जा रहा है, फिर दाएं तरफ मुड़ता है। अब यहाँ पर अपने आप को अज्यूम करेंगे तो दाएं इस साइड होगा, मतलब कि दक्षिण साइड होगा, तो दक्षिण साइड मुड़ गया, फिर लगातार लगातार जो है 2 बार बाएं मुड़ा, ठीक है। तो मतलब कि एक बार इस तरीके से मुड़ा, फिर एक बार और बाएं मुड़ा, तो इस तरीके से मुड़ गया। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो अब वो जा रहा है, ये ऊपर वाला दिशा क्या हो जाता है, उत्तर, क्योंकि ये जब पूरब हो गया तो ये हो जाएगा उत्तर, तो उत्तर यहाँ पे राइट आंसर जो कि ए पार्ट में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में बताना है कि अगली संख्या कौन सी आएगी यहाँ पे, ठीक है। 53, 60, 67, 74, 81, 88। तो देखिए 53 से 60 जाना है, इसी में हमें निकालना है संबंध। तो 53 से 60 जाएंगे तो +7 होता है, फिर इसमें +7 करेंगे 67 हो जाएगा, फिर अगर हम +7 करते हैं तो 74 हो जाता है, मतलब 7 7 गिनती जोड़ी जा रही है, तो 88 में भी हम +7 करेंगे तो 95 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे ई ए आर को हम लिखते हैं 24, तो उसी प्रकार आई सी वाई को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए ई ए आर जो दिया गया है, अगर हम इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, जैसे कि ई का 5 होता है, 1 होता है, आर का 18 होता है, तो 18 1 19 और 5, तो ये 24 हो जाता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लेस वैल्यू जोड़ देंगे, 9 3 25, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 37, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 37, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। 37 हो गया, 37
37 नंबर क्वेश्चन का 37 आंसर सही है। अब इसके बाद 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अनु बाली की बहन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्या है कि अनु जो है कौन है, बाली की बहन है, अनु। तो बाली की बहन कौन है, अनु है, ठीक है। अनु कौन है, बाली की बहन है, ये हो गई बहन। इसके बाद कह रहा है कि कोमल बाली की माँ है, बाली की माँ कौन है, कोमल है, ठीक है। बाली की माँ कौन है, कोमल है, ये माँ हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है कि दीनू कोमल का पिता है, कोमल का पिता कौन है, दीनू, ठीक है, ये हो गया दीनू। दीनू क्या है, कोमल का पिता हो गया, ठीक है, ये हो गए पिता, ये हो गए पिता। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ईयान दीनू की माँ है। तो दीनू की माँ हो गई कौन, ईयान, ईयान, ये कौन हो गई, माँ हो गई। तो इस प्रकार ये श्रृंखला बन गई। आगे कह रहा है कि तो अनु दीनू से किस प्रकार का संबंध है, अनु का संबंध दीनू से बताना किस प्रकार का संबंध है। तो दीनू का संबंध बताना है अनु का दीनू से, तो अनु क्या लगेगी, दीनू की, ठीक है। तो दीनू जो है पिता है, तो ये जो है अनु, अब दीनू की लड़की जो है कोमल है, और कोमल की लड़की बाली और अनु है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये या तो पोती हो जाएगी या फिर नातिन हो जाएगी। तो इस प्रकार पोती या नातिन इसका राइट आंसर है, जो कि दिया गया डी ऑप्शन में, ठीक है। अनु क्या हो जाएगी, पोती या नातिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, अगला 39 नंबर क्वेश्चन में हमें अगला वाला अक्षर बताना, एल एन आर एक्स एफ पी, और अगले बताना कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम संबंध निकालेंगे। अगर हम एल से एन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, +2 करते हैं, और एन से अगर हम आर जाएंगे तो +4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस वैल्यू इसकी 14 होती है, इसकी कितनी 18 होती है, फिर इसकी 24 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो +6 हो रहा है। फिर इसकी होती है 6, ठीक है, इसकी होती है 6 मतलब अगर हम प्लस इसमें 24 में 2 4 6 प्लस 8 अगर हम जोड़ते हैं तो 32 हो जाता है, और 32 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 24 आता है, ठीक है। तो हमारा जो है 26, ठीक है, 26 में अगर हम +6 जोड़ते हैं तो 32 हो जाता है। तो 32वें नंबर पर, यानी कि अगर रिपीट करेंगे, 26 ही लेटर होता है इंग्लिश में, अगर वापस रिपीट करेंगे तो हमारा 6वें नंबर पर एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार +8 जोड़ने पर एफ आ जाएगा। आगे फिर इसी क्रम में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो 10 जोड़ देंगे तो एफ में 10 जोड़ेंगे, एफ का मान 6 है, 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि पी है, तो पी हो जाएगा। और इसी प्रकार हम जब 2 4 6 8 10 हो रहा है तो हम अगला जो जब ज्ञात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो यानी कि 16 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 6 2 8 28 हो जाता है। 28 मतलब अगर 26 प्लस करते हैं तो 26 + 2, तो 2 स्थान पर फिर आ जाता है रिपीट होके बी। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि पी क्यू आर एस एक टी एक वृत्ताकार मेज की ओर मुख करके हुए बैठे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार मेज बनाएंगे, इस तरीके से गोला कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया वृत्ताकार मेज। यहाँ पे क्या है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी कि 2 2 4 1 5 लोग हैं। तो इस प्रकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हो गए पांचों लोग। अब इसमें बता रहा जा रहा है कि आर ठीक के बाईं ओर बैठा है। आर कहाँ बैठा है, ठीक के बाईं ओर। तो मान लेते हैं आर जो है टी के ठीक बाईं ओर। तो टी यहाँ पर है तो इसका टी के ठीक बाईं ओर कहाँ पर हो जाएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्यों एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यों कहाँ पर बैठा है, एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। फिर और टी के ठीक दाईं ओर है, तो टी के ठीक दाईं ओर इधर क्यों हो जाएगा, और इसके बाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है, दाईं ओर। तो इस तरीके से हो जाएगा एस के ठीक बाईं ओर, तो इसका बायां ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि एस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बच गया, अच्छा, तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा। अब बताना हमें कि एस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो एस यहाँ पर बैठा है, अब एस का दायां ये हो जाएगा, तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा।
तो पी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 है कि आकृति में दिखाए गए निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जाता है जिस ओर एल लिखा जाता है उसकी विपरीत दिशा में कौन होगा। अब इसकी विपरीत दिशा अगर हमें याद करनी इस प्रकार के, तो घन है, छोटा सा क्यूब बनाएंगे और इसमें जो है जब इस प्रकार होता है तो क्या होता है इसका विपरीत, ये यहाँ से शुरुआत करेंगे तो एक को छोड़ के इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि के का विपरीत हो जाएगा एम। ठीक है, यहाँ पे एन है तो एन का विपरीत हो जाएगा पी, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो बचा है एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें पूछा गया था कि एल का विपरीत क्या होगा, तो वो हो जाएगा राइट आंसर ओ। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में फील्ड FIELD, फील्ड को LOKRJ लोकरोज लिखा जाता है, तो ग्लोबल को उसी कूट भाषा में लिखा जाता है LGLOBLE। इसको क्या लिखते हैं, MRUHK। ठीक है, ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है ग्लास को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ग्लास को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए फील्ड को जैसे ही, ये ग्लोबल नहीं है, ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे एक एल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ग्लोब है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो है ये एल नहीं होगा। तो अब देखिए फील्ड अगर एफ से हम एल आते हैं तो +6 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आई से ओ आएंगे तो +6, यहाँ भी +6, मतलब इसमें हर जगह +6 हो रहा है। और जी से अगर एल आते हैं, ठीक है, जी से एम आते हैं तो यहाँ पर भी +6, एल से आर आएंगे तो +6, मतलब हर जगह यहाँ पर भी +6 हो रहा है। तो यानी कि हम जो पूछा गया हमसे क्वेश्चन कि ग्लास GLASS को हम क्या लिखेंगे, तो जी में +6 करेंगे तो हमारा आंसर एम हो जाएगा, एल में +6 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आर, ए में +6 करेंगे तो जी, और एस में +6 करेंगे तो वाई, और एस में वाई। तो इस प्रकार MRGYY हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण दिशा की ओर ये सभी लोग मुख करके बैठे हैं। इसने हाँ, अब इसके बाद बैठालते हैं पहले, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सभी दक्षिण, ये उत्तर हो गया, दक्षिण इधर होगा, तो दक्षिण दिशा की ओर सभी लोग मुख करके बैठे हुए इस प्रकार। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन किधर बैठा हुआ है, स्नेहा और जैन मध्य में बैठे हैं, मतलब कि बीच में। तो चलिए अभी ठीक है, कितने लोग हैं तो मध्य ज्ञात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो 2 हो गया, 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए। अब इनके बीच जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, जैन और स्नेहा, स्नेहा और जैन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बीच में बैठ जाएंगे। यहाँ पे हो जाएंगे जैन और ये हो जाएंगे स्नेहा। अब अयान और प्रशांत दोनों कोनों पर बैठे हैं। ठीक है, अयान यहाँ पर बैठा हुआ है, प्रशांत यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दोनों कोना हो गया फिक्स। ऋतु अयान के ठीक बाएं पे बैठी है, ऋतु कहाँ पे बैठी है, अयान के ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका बायां ये होगा, तो यहाँ पे कौन बैठी हुई है, ऋतु बैठी हुई है। ठीक है, प्रशांत के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक है, तो अब एक ही बचा जगह, तो यहाँ पर बैठा देते हैं नीता। तो प्रशांत का ठीक दाएं इधर देखेंगे तो ये साइड हो जाएगा, तो नीता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत के ठीक दाएं कौन बैठी है, नीता बैठी है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे फिर कथन और निष्कर्ष दिया गया है, लगाते हैं इसको। सभी घंटियां पक्षी हैं। ठीक है, ये हो गई घंटियां, ये क्या है, पक्षी हैं, ये हो गई पक्षी। आगे कहा गया है कि कुछ घंटियां खिलौना है, कुछ घंटियां क्या है, खिलौना है, तो ये हो गया घंटिया, तो ये हो गया खिलौना, इस प्रकार कहा गया है। अब इसमें कहा गया कि कोई पक्षी खिलौना नहीं है, कोई पक्षी खिलौना नहीं है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ घंटियां और कुछ पक्षी, ये क्या है, खिलौना है। तो कोई पक्षी खिलौना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा कि कुछ खिलौने पक्षी हैं, तो कुछ खिलौने पक्षी हैं, बिल्कुल सही है कथन के अनुसार, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 कथन जो है, कथन सही है, 2 निष्कर्ष सही है, कथन के अनुसार केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है समीकरण और 2 संख्याओं को आपस में बदल जाना चाहिए। यहाँ पे सही करने के लिए आप यहाँ पे बदलिए। ठीक है,
यहाँ पे दो संख्याओं को बदल के बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है सही बैठा, जहाँ पे आंसर 29 आ रहा हो बदलने पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे होंगे जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? वो कौन सा अधिनियम था ये बताना है। तो वो अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियंत्रण की जो दोहरी प्रणाली थी उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं बहिर्जनिक बल। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल, बाहरी बल। पृथ्वी की बाहरी भाग से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, या जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें उदाहरण देख लेते हैं, तो पवन हो गई, ठीक है, लहरें हो गई जो उठती हैं, ये सब बहिर् बल की वजह से ही उठती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी ऑप्शन इसका राइट है। वज्र महाजनपद जो थी उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वज्र या फिर इसको कहते हैं ब्रज। ठीक है, वज्र या व्रज। तो ये जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद टोटल जो थे प्राचीन भारत में, 16 महाजनपद तो में से एक था वज्र महाजनपद, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो यह जो था 8 राज्यों का एक संघ था। और वज्र जनपद के इन महाजनपद के इन 8 राज्यों में से वज्र, लिच्छवी और विदेह जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो इस राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी वो थी वैशाली। क्या हुआ करती थी? वैशाली हुआ करती थी। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अभी आधुनिक अगर देखा जाए तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो जिला है वो हुआ करता था। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो जिला है बिहार का भी आधुनिक में, तो वो जो हुआ करता था, क्या हुआ करता था? उसकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि गंडक नदी के तट पर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। L&T फाइनेंस ने जीका के साथ कितने मिलियन डॉलर के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर हुआ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर कितना? 125 मिलियन, जो कि 12 मार्च 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में जीका मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जिसके बीच ऋण समझौता समारोह जो है आयोजित किया गया था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के शासकों द्वारा बनवाया गया था। कौन से शासक थे जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। इसको चोल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चोल शासकों ने बनवाया था। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति कितने पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर निर्धारित करते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2000 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, केरल में सर्वाधिक है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो वो थे साइना नेहवाल। कौन थी? साइना नेहवाल थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ये 2012 का बात है। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने पहला ओलंपिक पदक जो कि ब्रांज मेडल था, ये जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। ये पेशेवर कौन है? बैडमिंटन प्लेयर है। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? तो ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित है गिरिजा देवी। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इन्हें ये गिरिजा देवी जो थी भारत की सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। ठीक है, इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। ये किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 1989 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किसका प्रावधान करता है? ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान में 43B है जो है किसका प्रावधान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है इसमें क्या है सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 43B में अगर हम बात करेंगे तो वो सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। चलिए, चावल की खेती के लिए के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या चीज? मतलब कम तापमान कम आर्द्रता, या फिर कम तापमान अधिक आर्द्रता, या फिर उच्च तापमान कम आर्द्रता, क्या आवश्यकता होती है? तो इसके लिए है डी पार्ट, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। आरबीआई ने किसको
इंटर कोऑपरेटिव पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने की मंजूरी दी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो ये लॉन्च करने की जो मंजूरी प्रदान किया गया है भारतीय विलय लिमिटेड को प्रदान किया है 4 मार्च 2024 को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो वह था विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक था, जिसने जो है 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इस प्रकार आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लागू करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, ये 2 फरवरी 2024 को फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर जो है इसको लॉन्च किया गया था औपचारिक रूप से। मालगुडी डेज की किसकी लघु कहानियों का एक लघु संग्रह है? मालगुडी डेज जो है ये अगर हम बात करेंगे तो आर के नारायण द्वारा लिखित है। इनके कहानी का संग्रह नामक एक पुस्तक है जिसको 1943 में जो प्रकाशित हुई थी, तो इसी का एक संग्रह। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 32 कहानियां हैं जो कि एक काल्पनिक शहर में स्थापित है। मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर है जहाँ पे 32 कहानियां जो है इसमें कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था? तो देखिए, अकबर की अगर हम बात करेंगे तो अकबर का जो पुत्र था जहांगीर। ठीक है, अकबर के बाद मुगल के वंश के सिंहासन पर बैठा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, जहांगीर जो था किसका लड़का था? अकबर का था। और अकबर जहांगीर जो थे अकबर के 3 पुत्रों जैसे सलीम हो गया, मुराद और दानियाल में से एक था। सलीम को ही जहांगीर कहा गया बाद में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इसका शासन काल जो था वो 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? सिमोन बाइल्स जो है का संबंध किस खेल से, मतलब सिमोन बाइल्स जो हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो ये एक अमेरिकी आर्टिस्टिक जिम्नास्ट खिलाड़ी। कौन है? जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें किसके लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा? तो हमें इसके लिए दोहरी गणना को दूर करने के लिए जो है ये किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर कितना प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसमें स्थित रावण फाड़ी, ठीक है, गुफा, ये गुफा जो है रावण फाड़ी गुफा जो है ये पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापित कला के उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसमें से कौन सा उपग्रह है? तो वो है शुक्र ग्रह, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है। अब क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्यूटर से। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? ये बताना है क्वेश्चन में। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में किया गया था? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। और ये जो शुरुआत किया गया था तो बेल अमेरिका के सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में जो है शुरुआत किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में कौन सी स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो है पैकेट स्विचिंग। कौन सी तकनीकी है? पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के यूजर्स को जोड़ता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो है इंटरनेट। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? इंटरनेट। 69 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये ब्राउजर के रूप में जानते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी चीजें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है,
इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क तो कौन था? तो वो था ARPANET, जिसको ARPANET कहा जाता है। ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, जो कि अगर हम बात करेंगे इसका 1969 में, ठीक है, 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा जो है इसको इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं नेटिकेट नाम से, ठीक है, नेटिकेट नाम से जाना जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। गूगल क्या है? गूगल किस प्रकार का चीज है? तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन बता रहा है यहाँ पे, तो देखिए डक डक गो, बिंग, गूगल, ये सभी है, लेकिन ओपेरा सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा जो है क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है, तो ये सर्च इंजन नहीं होगा। बाकी ए पार्ट इसका राइट है और बाकी सही है। दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जो टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया है, जिसको WWW के नाम से जानते हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो हम प्रयोग करेंगे इसमें Alt+F की का प्रयोग करते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। किसी वेबसाइट को फेवरेट के में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है? पसंदीदा, मतलब फेवरेट में शामिल करने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? क्रोम, सफारी, ओपेरा की हम बात करेंगे तो ये जो है एक वेब ब्राउजर है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे तो ये जो है एक वेब ब्राउजर है, ये भी सी पार्ट करेक्ट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1995 में, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन हम यूपी स्पेशल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लखनऊ घराने से संबंधित है? इनमें से तो लखनऊ घराने से संबंधित इनमें कोदऊ सिंह दिया गया है, बिंदा दिन, ये दोनों थे। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट ए व बी दोनों, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जो थे बनारस घराने से संबंधित हैं। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये स्थित है हरदोई जिला, हरदोई जिले में स्थित है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ई पार्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए पूर्वांचल क्षेत्र से बताना, यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में, तो डोमकच नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से संबंधित है। बाकी ख्याल नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, बहुरूपिया नृत्य ये आपका आता है अवध क्षेत्र से संबंधित। आंसर बी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश के हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो इस विद्युत गृह की स्थापना की गई थी 1942 में। ये कहाँ पर है? तो अलीगढ़ के निकट है, वहां पर स्थापना किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो बिजनौर जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल मृदा की बात करेंगे तो सोनभद्र जिले में पाई जाती है, ठीक है। चंदौली, सोनभद्र हो गया और मिर्जापुर हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, प्रयागराज के कुछ दक्षिण भाग में है जहाँ पे लाल मृदा या लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, खासकर यहाँ पे सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र में ज्यादा पाई जाती है। चलिए, उत्तर प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान इसमें से कितना है, कितना प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा 50.2%। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1937 में, ठीक है, वर्ष 1937 में। विधान परिषदों की संख्या टोटल 100 है, वर्ष 1937 में गठन किया गया था। प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 1952 को, लेकिन विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख कौन कहलाता है? उसको क्या कहा जाता है नगर निगम के प्रमुख को? तो मेयर कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तीर। राजकीय चिन्ह यहाँ पे देखा जाए तो तीर राजकीय चिन्ह में आता है, ठीक है। राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के अंदर एक धनुष व एक तीर व दो मछली सम्मिलित हैं, ठीक है। तो तीर, धनुष, मछली तीनों सम्मिलित हैं।
अब यहाँ पे ऑप्शन या तो कर सकते हैं इनमें से कोई नहीं, या तो फिर ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग का गठन किया गया था 9 मार्च 1992 को। आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी माफ करिएगा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो गठन हुआ था ये हुआ था 9 मार्च 1993 को, ना कि 1992 को। तो 1993 इसका राइट आंसर है। आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, पोटैटो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है मेरठ जिले में। मेरठ जिले में एक मोदीपुरम स्थान है जहाँ पे ये स्थित है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, तो वो बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थापना किया गया है, जो कि इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमृत सरोवर निर्माण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो जिला का नाम है लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 7 जिलों से होकर गुजरता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश में बाराबंकी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाराबंकी, ठीक है। हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों से होकर की संयुक्त परियोजना है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इनमें से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं, ठीक है। कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं? तो 97 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें उत्तराखंड में जो है सम्मिलित नहीं है इस वाले योजना में। ये यमुना नदी पर बनाया गया है। 1872 में इसका निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 98 नंबर क्वेश्चन है। वानिकी परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मार्च 1998 में किया गया था। ए पार्ट इसका करेक्ट है। 99 की अगर हम बात करेंगे तो वन्य जीव दिया गया, अभ्यारण्य दिया गया, स्थान बताना है, मिलान करना है। कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? तो कछुआ अभ्यारण्य जो है ये वाराणसी में स्थित है। पटना अभ्यारण्य की बात करेंगे तो एटा में पड़ता है, ठीक है। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य की बात करेंगे तो गोंडा जिला, और विजय सागर अभ्यारण्य यह पड़ता है महोबा जिला। तो इस प्रकार यह मिलान करते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित पक्षी विहार कौन सा है? तो वो हो जाएगा सर्वप्रथम जो स्थापना की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1984 में इसकी स्थापना किया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।